हाय बच्चा लोग, सोहम सर फिजिक्स आराध्या क्लासेस। आज दोस्त ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 5 है तेरे लिए, धांसू लेक्चर है। लेकिन उससे पहले गूगल प्ले स्टोर पे आराध्या क्लासेस का ऐप आ गया है, डाउनलोड किया। अच्छा नहीं मिल रहा है ढूंढने पे, एक काम कर, ये वीडियो है ना उसके डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल रहा हूँ मैं। डिस्क्रिप्शन समझते हो ना? और नहीं समझते छोटे बच्चे, रुक, जो साइड में एरो है ना तेरे मोबाइल के, जहाँ पे वीडियो चल रहा है यूट्यूब पे, साइड में एरो को टच कर, नीचे का पूरा खुलेगा। हाँ, उसमें ब्लू कलर का दिया होगा लिंक, उसको टच कर, सीधा ऐप में चला जाएगा। अभी मत जा, पहले वीडियो देख ले, वीडियो खत्म होने के बाद जाना, ठीक है भाई? चल, तो लेक्चर नंबर 5 क्या है? डिस्कशन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कहाँ से आते रे थॉट सारे, पता नहीं कितना कितना प्रिंसिपल, कितना कितना लॉ पढ़ते जाओ, लेकिन ऐसे नहीं होता है फिजिक्स। आप जो पढ़ रहे हो उसी के अंदर कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनता है, उस क्वेश्चन के सोल्यूशन के तौर पे अगला थियरी आता है। आपको क्वेश्चन नहीं बनता है तो इट इज अ बिग रीजन टू वरी। पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन होने ही चाहिए कि अब इसके बाद मान लो ऐसा नहीं और ऐसा हुआ तो क्या, है ना? जैसे आपको बोला कि कोई सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट पे टेंशन फोर्स लेना है, तो सर सस्पेंडेड नहीं और जमीन पे रखा है तो नॉर्मल फोर्स लेना है। सोल्यूशन नेक्स्ट होगा ही, पढ़ना पड़ता है ना। तो ऐसे सुपरपोजिशन ऐसे ही कुछ क्वेश्चनिंग में से निकला। जैसे देख, मुझे क्वेश्चन क्या होता है कि भी ये दो ऑब्जेक्ट है, m1 मास का और दूसरा ऑब्जेक्ट है m2 मास का, ठीक है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन बाबा, एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अनदर एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स। और वो अट्रैक्शन फोर्स कितना होता है तो अपन ने पिछले वीडियो में देखा है, नहीं भी देखा है तो तू समझ जाएगा यहीं पे देख कि इन दोनों के बीच अट्रैक्शन होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। इसको खींच रहा है कि आजा भाई आजा, ये इसको खींच रहा है तू भी आजा, है ना? हाँ, अच्छा, ये जो खींचने वाले फोर्स है सेम लाइन पे होते हैं, हाँ ठीक है। तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना, वैल्यू कितना, तो हम जानते हैं ना, G m1 m2 बाई r², सिंपल। अरे मान ले इसकी जगह 4 kg का ऑब्जेक्ट है, इसकी जगह 5 kg का ऑब्जेक्ट है और डिस्टेंस है इनके बीच में 2 मीटर, तो फोर्स क्या आएगा? तो G, ये मास 1 मास 2 एंड डिस्टेंस इज 2, 4 कैंसिल, G इंटू 5, G कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 5, 5 7 35, 33.35 समथिंग आ रहा है, देख लेना। हाँ, तो ऐसे हम फोर्स पता लगा लेते हैं। लेकिन अब जब ये थियरी पढ़ रहा था ना, जब इसको मैं सीख चुका आराम से, तब यहाँ पे मुझे एक और क्वेश्चन क्लिक हुआ, क्या कि सर दो ऑब्जेक्ट के बीच में तो मामला समझ में आता है, मान लो यहाँ पे तीसरा ऑब्जेक्ट आ गया तो उसको क्या यहाँ पे m3 लगा दूं? नहीं रे। हाँ, तो क्वेश्चन हुआ ना, वो बहुत ही व्यवहारिक है और सामान्य घटना है, होना चाहिए क्वेश्चन। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या कि तीसरा ऑब्जेक्ट आ गया, मान लो इधर चौथा आ गया, मान लो इधर पांचवा ऑब्जेक्ट, इतने सारे ऑब्जेक्ट मिलके इस पे फोर्स लगा रहे हैं, ये इधर खींच रहा है, वो इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, सर इतने सारे मिलके इस पे फोर्स लगा रहे हैं, अब क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे। तो ये क्या करना है, उसी का आंसर है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो चल अब डिटेल में तुझे सिखाता हूं व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जब एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स किसी एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तब क्या करना है? जैसे देख, ये रहा m1 मास का ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ले ले अपना m2, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इधर फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ऐसे लेंगे। फिर यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट है m3, वो इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा है, इधर फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। जैसे यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट है, वो खींच रहा है इसको भी, आजा मेरी तरफ, ये वाला फोर्स है ऑन 1 ड्यू टू 4, है ना? ये सीन हमारे दिमाग में चल रहा था ना, तो उसका सोल्यूशन है, वही जो सोल्यूशन है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या सोल्यूशन है साहब? अरे है, शांति तो रख भाई। ये इसने जो फोर्स लगाया ना, मान ले ये 5 न्यूटन है, इसने जो फोर्स लगाया मान ले वो 4 न्यूटन है, ठीक है? इसने जो फोर्स लगाया मान लो वो 6 न्यूटन है कि नहीं? सर आपको कैसे पता? अरे भाई इन दोनों के बीच का फॉर्मूला लेंगे ना, इधर G m1 m2 और r²,
इन दोनों के बीच का। फिर इन दोनों के लिए भी फिर से फॉर्मूला लेंगे अलग से, GM1M2 अपॉन R13। फिर इन दोनों के बीच का भी फॉर्मूला लेंगे। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे सारी, तो सारे आंसर आ जाएंगे। जैसे मान लो इसका 5 आया, इसका 6 आया, इसका 4 आया, है ना। तो फिर इन सब का वेक्टर एडिशन करना है। सर सिंपल एडिशन नहीं कर सकते? नहीं कर सकता बेटा। ये तीनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में होते हैं ना, जैसे 5 भी इसी डायरेक्शन में है, 4 भी इसी डायरेक्शन में है, 6 भी इसी डायरेक्शन में, तीनों सेम डायरेक्शन में होते तो तुझे वेक्टर की झंझट नहीं होती, तो डायरेक्ट बोल सकता था 15 न्यूटन। सर प्लस कर दो, मजा आ गया। लेकिन ये हर एक का डायरेक्शन अलग अलग है भैया, डायरेक्शन अलग है तो इनके कंपोनेंट्स बनेंगे, तो पूरा मामला वेक्टोरियली हैंडल होगा। वेक्टोरियली वी विल हैंडल द मैटर। वेक्टर एडिशन करेंगे सबका, वेक्टर सम, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो टोटल फोर्स मिल जाएगा इस M1 पे, इतने जनों की वजह से। क्लियर? अभी तक तो सिर्फ तुझे थॉट समझा रहा हूं कि व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, विद थियरी लिखवाना तो स्टार्ट ही नहीं करवाया। मामला तो समझ में आया ना कि जब एक ऑब्जेक्ट पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट मिलके ग्रेविटेशन फोर्स लगाते हैं तब रिजल्टेंट फोर्स, इस हर एक इंडिविजुअल फोर्स का वेक्टर एडिशन होता है। ऐसा सिंपल एडिशन नहीं होता, वेक्टर एडिशन, वेक्टर सम होता है। पक्का आया समझ में हिंदी में? चल अब इंग्लिश में आ जा। व्हेन चल इसका इंग्लिश बनाते। व्हेन मेनी ऑब्जेक्ट्स, ऐसे ही बोलेंगे? नहीं रे रुक, तेरे से ज्यादा इंग्लिश मीडियम हूं मैं, टेंशन नहीं ले, मजे ले रहा हूं आप लोगों के पढ़ाते पढ़ाते। चलो सुपरपोजिशन यहां पे लिखेंगे, प्रिंसिपल क्या लिखेंगे? when many objects apply force on a single object, the resultant force on that single object is equal to the vector addition of individual forces by every object। लैंग्वेज आपको थोड़ा टफ लग सकता है, थोड़ा स्पीडी लग सकता है, लेकिन मैं जो हिंदी में समझा उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है आपको। इंग्लिश मीडियम हो ना, तो चलो मैं देसी भाषा में लिखूंगा भैया। हाँ, व्हेन, चल इसको थोड़ा घुमा के लिखते, व्हेन an object is under the influence of many objects gravitation force, one or more than one भी लिख सकता है कि when an object is under the influence of one or more than one object's gravitation force, resultant force on that object is equal to the vector sum of individual forces, ये इंडिविजुअल है, ये हाँ, of vector sum of individual forces। बोल आया मजा? फिर यहां पे लिख देना, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। दिस इज, हैंडराइटिंग खराब हो जाता है ना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्यों खराब होता है? अपनी हाइट से ऊपर लिखो ना तो मस्त अक्षर आते, देखिए रे, नीचे जाके लिखो ना तो हाथ में बैलेंस नहीं रहता और स्लिपरी बोर्ड है। लेकिन तू हैंडराइटिंग जज करने नहीं आया है ना, तुझे समझ में आ रहा है ना फिजिक्स क्या है, बस तो बहुत है मेरे लिए। मेरा फिजिक्स कैसा है वो तू बैठ के जज कर मजे से, हैंडराइटिंग पे मत जा। हाँ चल अब आगे की बात करते हैं। अब ये प्रिंसिपल तो हमको समझ में आ गया है, अब क्यों टाइम पास कर रहे हैं भाई? 2 मार्क्स लेने एग्जाम में, 2 मार्क्स लेने ना एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में मान लो पूछ लिया तो ये पूरा जो घटना है ना, इसको मस्त यहाँ पे मैथमेटिकली प्रेजेंट करो और वेक्टर सम करके आंसर ला के दो। चलो तो करते हैं, आ जाओ। सबसे पहला टाइटल क्या लगेगा? मैं वही करूंगा, इन दोनों के बीच का इंडिविजुअल फोर्स फाइंड करूंगा, फिर इन दोनों के बीच का इंडिविजुअल फोर्स फाइंड करूंगा, फिर इन दोनों के बीच का इंडिविजुअल फोर्स फाइंड करूंगा, फिर तीनों का वेक्टर एडिशन कर दूंगा, मामला खत्म। तो आगे क्या करने वाला आपको पता चल गया। तो यदि यू आर अ शार्प बच्चा ना, तो पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट योरसेल्फ। कर लिया ट्राई? चलो मैं करवाता हूँ।
फोर्स ऑन M1 ड्यू टू M2। थियरिकल पॉइंट्स नहीं लिख रहा, एक दो लिख सकता है तू कि इन फिगर 4 ऑब्जेक्ट्स आर शॉन M1, M2, M3, M4 मास, कंसीडर द M1 एज टारगेट ऑब्जेक्ट, नाउ वी विल कैलकुलेट द फोर्स बाय M2, M3 एंड M4। ऐसे 2-3 डायलॉग लिख सकता है, तेरी इच्छा है तो चला जा। फोर्स ऑन M1 ड्यू टू M2, तो 1 पे 2 की वजह से फोर्स है, G M1 M2, और डिस्टेंस किसके बीच का, 1 और 2 के बीच का है ना, ठीक है। अच्छा यहाँ पे तुझे वेक्टर लेना है तो यहाँ पे कैरेट लेना पड़ेगा। क्या यार, छोटी छोटी बातें नहीं पता होती। जैसे देख, तूने लिखा है a इज इक्वल टू 5, ओके, अब मैं बोलूँ इसको नहीं वेक्टर लिखना है तो यहाँ पे कैरेट लेना पड़ेगा ना, i j k कुछ भी। लेकिन कैरेट लेते वक्त ये ध्यान रखना है कि इसका और इसका डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो तुझे यहाँ पे कैरेट लेना है तो इसका और इसका डायरेक्शन सेम होना चाहिए, मतलब इसी के डायरेक्शन में कोई ना कोई तीर दिखना चाहिए जो तू यहाँ पे लिख सके। तो नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो अपने मामा का घर है भाई, दिस इज मॉम्स ब्रदर्स हाउस, बना डाल खुद ही, ये ले R12 का वेक्टर। क्लियर? चलो R12 इक्वेशन 1, वेयर व्हाट इज R12? तो R12 इज यूनिट वेक्टर, कैरेट है ना, तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ F12, F12 की ही डायरेक्शन में है। यस, R12 इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ F12। कैमरामैन रेंज से बाहर नहीं जा रहा हूं ना, बोर्ड कवर हो रहा है पूरा, ठीक है। अच्छा, इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हो फॉर्मूले को, F21 भी कर सकते हो, तो आगे एक माइनस आ जाएगा, क्योंकि जितना फोर्स 1 पे 2 लगा रहा है उतना ही फोर्स 2 पे 1 भी तो लगा रहा है, न्यूटन थर्ड लॉ, हाँ, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी जानकारी के लिए लिख रहा हूं मैं, जानकारी के लिए लिख रहा हूं मैं। चल आ जा, अब दूसरा पढ़ाओ, अब इन दोनों के बीच का फोर्स, कि फोर्स ऑन M1 ड्यू टू M3, फोर्स ऑन M1 ड्यू टू M3, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, G M1 M2 अपॉन R13 का स्क्वायर, R13 कैरेट। अरे सर कहाँ से ला दिए, तो बोला तो था दिस इज मॉम्स ब्रदर्स हाउस, बना डालने का खुद ही, ये ले। हाँ चल खत्म, आगे बढ़ो। इसमें भी थोड़ा आप इक्वेशन 2 बोल दो और लिख दो, वेयर R13 इज डिंग 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 यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ F13। चल फिर एक और, फोर्स ऑन M1 ड्यू टू M4, ये लास्ट वाला। अब मैं लिख रहा हूं, अब तो समझ में आ गया ना आपको, F14 इज इक्वल टू G M1 M4 R14, 14 के बीच का डिस्टेंस, और R14 यूनिट वेक्टर, वेयर R14 इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ F14। दिस इज योर इक्वेशन 3। चलो भैया, वो जो आपको पहले बताया था ना कि ये फोर्स 5 न्यूटन है, ये 4 न्यूटन है, 6 न्यूटन है, तो ऐसे ही लाएंगे ना वो सारे फोर्सेस। हाँ, तो आगे तीनों फोर्स अपने पास 1, 2 एंड 3। अब तीनों का क्या करना है, वेक्टर एडिशन तो करते हैं, उसके लिए बैठना पड़ेगा भैया। कैमरामैन थोड़ा सा आपका कैमरा सेटअप करो, यहाँ पे कवर करेगा ना यहाँ तक। चलो आ जाओ, लिख दो रिजल्टेंट फोर्स ऑन M1, M1 पे परिणामी बल कितना है, परिणामी बल हिंदी में बोलते हैं ना बल, तो F1 सबका वेक्टर एडिशन, इसका इसका और इसका, यही तो तीनों थे तेरे पास, देख ले 1, 2, 1, 3 एंड 1, 4, इन सबका वेक्टर लगाया ऊपर और ये कर दिया एडिशन। ठीक है, वैल्यू रख दो, तो यहीं से देख के रख ऊपर क्या देख रहा है यार, ये 1, 2 है तो देख G M1 M2 अपॉन R12 का स्क्वायर और R12 का यूनिट वेक्टर, फिर इधर G M1 M3 अपॉन R13 का स्क्वायर, R13 का यूनिट वेक्टर, G M1 M4 अपॉन R14 का स्क्वायर, R14 का यूनिट वेक्टर। आ गया आंसर, तो इसको कवर करना पड़ेगा। चलो करते हैं। हाँ, दिख तो बढ़िया रहा है साहब बोर्ड वर्क,
भी कोशिश यही होती है कि हैंड राइटिंग में कुछ ढंग है नहीं तो एटलीस्ट वे ऑफ प्रेजेंटेशन तो अच्छा रखूं ताकि थोड़ा तो अट्रैक्टिव, कुछ तो ग्रेशियस दिखे, वरना बोर्ड पे तो फिर कैसे दिखेगा, कीड़े मकोड़े दौड़ रहे, देखिए इधर ऐसे लग रहा है ना, कौन सा कीड़ा कहाँ दौड़ रहा है पता नहीं। ठीक है दोस्त, मजा आ रहा है ना? चल स्क्रीनशॉट ले ले, अभी तो बहुत कुछ है इस वीडियो में। 1 2 एंड 3। चलो हो गया ना सुपर पोजिशन, मजा आया ना? अब देख एक और क्वेश्चन इसी में बनाते हैं। हाँ, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है कोई बड़ा, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की वजह से ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में कुछ समझ बताइए, कुछ बातें कीजिए। तो कर रहा हूँ भाई, बातें करने ही आया हूँ। चल, ग्रेविटेशन फोर्स ड्यू टू एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। उससे पहले एक रहस्य वाली बात बता रहा हूं। देख, एक VSQ है ना, इस टाइप का बन रहा था, कहीं से याद आया, या तो कहीं टेक्स्ट बुक में पढ़ा है मैंने या किसी बुक में पढ़ा है, ये हो सकता है। अच्छा, एक VSQ, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी करके एक टर्म है, उसके बारे में एक छोटी सी बात कर लूँ, फिर अपने इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं ना। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी मतलब एट अ गिवन पॉइंट, किसी दिए हुए पॉइंट पे, जैसे ये पॉइंट इधर की बात करो, एट अ गिवन पॉइंट ग्रेविटेशन फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड इंटेंसिटी। हाँ, है ना, अच्छा टर्म क्या, ग्रेविटेशन फोर्स पर यूनिट मास, ग्रेविटेशन फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशन इंटेंसिटी। ये ऐसा क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। एट अ गिवन पॉइंट ग्रेविटेशन फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, तीव्रता। ठीक है, स्पेलिंग बराबर लिखो। अरे यार, ले, इंटेंसिटी, बस खुश, मजे कर। हाँ, तो फोर्स पर यूनिट मास। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा? तो इसका यूनिट हो जाएगा ना भैया, न्यूटन अपॉन केजी, न्यूटन अपॉन केजी। लेकिन यार ये तो किसी और का भी यूनिट बन रहा है, एक्सेलरेशन का बन रहा है। कैसे बताऊं? देख, ये न्यूटन क्या होता है अपना 1 - 2, और केजी क्या होगा m1, ये कैंसिल, तो m0 L1 t-2। अब ये L1 मतलब मीटर और t-2 मतलब सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो ये तो एक्सेलरेशन का यूनिट बन रहा है भैया, तो एक्सेलरेशन ही बन रहा है। देख इधर गौर से देख, क्या है, फोर्स अपॉन मास, और फोर्स क्या होता है ma, कैंसिल, बन गया a, तो वही बन रहा है। हाय हाय सर, ये भाई सुन, ये संजोग की वजह से या मैथमेटिकल सेटअप की वजह से दोनों का यूनिट सेम आ रहा है, लेकिन इंटेंसिटी और एक्सेलरेशन बोथ आर डिफरेंट क्वांटिटीज। तो दोनों को एक मत समझना, समझा? इंटेंसिटी अलग चीज है, एक्सेलरेशन अलग चीज है, दोनों अलग अलग क्वांटिटी है, दोनों का काम अलग है। ठीक है, चल आजा दोस्त। तो ये था कुछ नया तेरे लिए। अब यहां पे आजा मेन, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में क्या दिक्कत आती है? अरे बहुत भारी समस्याएं आती है। मैंने बोला ना, आपको पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन होना चाहिए दिमाग में, वो क्वेश्चन ही आगे की थियरी का सॉल्यूशन बताता है। देखो, जैसे ये रहा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, अब इस ऑब्जेक्ट का मास इधर उधर फैला हुआ है, जैसे कुछ मास यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे है, कुछ इधर फैला है, कुछ इधर है, कुछ इधर है, कुछ इधर है। इससे मास अलग अलग जगह, जैसे इस पोर्शन का मास है m1, इस पोर्शन का मास है m2, m3, m4। समझा रहा हूँ, अभी तो कुछ लिखवा नहीं रहा हूँ और लिखवाऊंगा भी नहीं। चल दोस्त, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है स्मॉल m। अब मैं बोलूँ, इस पूरे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की वजह से इस पे ग्रेविटेशन फोर्स कितना, तो अपने को सीधा सुपर पोजिशन दिमाग में आएगा कि सर इसकी वजह से देखो फोर्स इधर खींचेगा, ये रहा फोर्स बिकॉज ऑफ 7, फिर ये खींचेगा इधर फोर्स ड्यू टू 3, फिर ये खींचेगा इधर। तो इन सबका फोर्स अलग अलग मिलेगा। क्यों? अरे भैया डिस्टेंस सबका अलग है। जैसे देख, ये डिस्टेंस अलग है, ये डिस्टेंस अलग है, तो डिस्टेंस सबका अलग अलग है कि नहीं? हाँ, तो फोर्स अलग अलग आएगा।
तो इस मामले में तू पूरे ऑब्जेक्ट और इसके लिए ये फॉर्मूला नहीं ले सकता है कि इसको m1 समझ लूं और पूरे ऑब्जेक्ट को m2 समझ लूं और ये डिस्टेंस क्या लूंगा, फिर फंसेगा ना। हाँ, तो ऐसे मामलों में आपको सुपरपोजिशन हेल्प करता है। इन सबका अलग अलग डिस्टेंस में मैग्नीट्यूड लाओ और वेक्टर सम कर डालो, खत्म। या कैलकुलस में इसके आंसर्स हैं, इंटीग्रेशन स्मॉल कंपोनेंट लेके, वो तो सीखेगा, आ तो जा मैदान में धीमे धीमे। अभी तो इतना याद रख कि इस फॉर्मूले से इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता है, इसके सोल्यूशन के लिए सुपरपोजिशन चलेगा या कैलकुलस में मेथड है इंटीग्रेशन का, ठीक है। चल अब यार एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ऐसा आ गया, सर ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि किसी एक पॉइंट पे नोट डाउन करे और वहीं से डिस्टेंस ले? ऐसा हो सकता है कब, जब सिमेट्रिकल शेप हो, जैसे ये होलो स्फेरिकल सेल है, समझ क्या है, होलो यूनिफॉर्म डेंसिटी वाला सेल है। यूनिफॉर्म डेंसिटी मतलब सब जगह इक्वल मटेरियल है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से उखाड़ोगे तो 5 किलो निकलेगा, यहाँ से उखाड़ोगे 2 किलो निकलेगा, ऐसा नहीं। इक्वल पोर्शन कहीं से भी उखाड़ोगे इक्वल मास निकलेगा, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म डेंसिटी। यूनिफॉर्मली सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे क्रिकेट का बॉल है कि नहीं, यूनिफॉर्म। ऐसा तो नहीं कहीं पे थिक होता है कहीं पे पतला होता है, ऐसा नहीं होता है ना। हाँ, होलो यूनिफॉर्म डेंसिटी वाला सेल है, ठीक है, कवच है, ओके। अब ये जो होलो यूनिफॉर्म डेंसिटी वाला सेल है, तो इसके मामले में हमको इतना झंझट नहीं होगा, क्यों, ये प्रॉपर शेप में, इसका सारा का सारा मास सेंटर पे समझ ले, इसका सारा मास सेंटर पे समझ ले, और अपना जो मास है जिस पे ग्रेविटेशन फोर्स ढूंढना है, उनके बीच का डिस्टेंस r ले सकता है। तो ये r से आंसर लाएगा ना, तो पूरे ऑब्जेक्ट का सुपरपोजिशन से हुए लाया आंसर जैसा ही होगा। तो फिर अब हम सुपरपोजिशन में क्यों जाए, r से ही काम करेंगे, समझा ना। हाँ, तो ये याद रखने वाली चीज है भैया, जब भी यूनिफॉर्म सिमेट्रिकल शेप आता है तो उसका मास आप उसके सेंटर पे फोकस्ड कॉन्सेंट्रेटेड समझ लो और वहां से डिस्टेंस ले लो, आपका काम हो जाएगा, हो जाएगा, सच्ची बोल रहा हूं। अब एक और चीज, इस टाइप का जब होलोस्फीयर है, ये रहा, तो उसके अंदर जैसे इस पॉइंट पे फोर्स 0 होगा, इस मटेरियल की वजह से, ये जो बाहर मटेरियल बैठा है, इस मटेरियल की वजह से अंदर का फोर्स किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे फोर्स 0 होगा। काहे साहब बता रहे हैं, रुकिए जरा। किसी भी मास की वजह से, मान ले इधर तुझे फोर्स लिया तूने, ये इधर अट्रैक्शन फोर्स हो रहा है, तो इसके जो बाकी पोर्शन है वो भी तो इसको अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, है कि नहीं। तो उन सबका रिजल्टेंट क्या मिलना है, 0 मिलना है, इसलिए ऐसा होता है। तो याद रह गया, होलो सेल के अंदर जो बाहर का मटेरियल है उसकी वजह से ग्रेविटेशन फोर्स 0 हो जाता है, लगता है, लेकिन सबका वेक्टर एडिशन क्या मिल जाता है, 0। इसलिए अंदर फोर्स क्या लेना है, 0। याद रह गया, अंदर फोर्स क्या लेना है, 0। और जब तू अर्थ के, सन के, मून के सम्स सॉल्व करेगा तो वो सब सिमेट्रिकल शेप है, तो अर्थ का सारा मास उसके सेंटर पे है, यही समझ के काम करना, और ये सिंपल r ले लेना, इतना एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की तरह करने की जरूरत नहीं है। अच्छा लगा वीडियो, चल एक काम कर दोस्त, पहले तो स्क्रीनशॉट ले ले, 1 2 एंड 3। भाई मजा आया, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। आपका कमेंट, आपका लाइक करना, आपका शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारा जोश बढ़ाता है। हाँ, कमेंट में 2-4 अच्छे सेंटेंस आ गए तो हम तो टीचर लोग हैं, इमोशनल होते हैं, चने के झाड़ पे चढ़ जाते हैं और ज़्यादा मेहनत करने लग जाते हैं कि यार ये वीडियो में बच्चों को मजा है ना, अगला वीडियो इससे भी जोरदार बनाता हूँ तो और मजा आएगा और अच्छे कमेंट आएंगे, है ना। सो कीप कमेंटिंग, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप शेयरिंग। बाय।